प्रिय छात्रों, आपकी परीक्षाएं अब अत्यंत नज़दीक आ गई हैं। ऐसे में आपको हो सकता है कुछ प्रेशर महसूस होता हो, दबाव महसूस होता हो, किंतु आपको दबाव हावी नहीं होने देना है। आप अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से विषय वस्तु और समय के हिसाब से प्रबंधन करते हुए उसे जारी रखें और आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त होंगे। अभी हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट डी का समाधान कराने के लिए आए हैं। तो हम इसके लिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो प्रयोगवाद के कवि कौन है? तो इस ऑप्शन में जो प्रयोगवाद के कवि हैं वो अज्ञेय हैं, तुलसीदास भक्तिकाल के हैं, महादेवी छायावाद के हैं, जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के कवि हैं। सूरदास भक्तिकाल की किस शाखा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो आप कृष्ण भक्ति शाखा को याद रखिए। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास हैं, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हैं और प्रेम भक्ति या प्रेम मार्गी शाखा के कवि जायसी हैं। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं इसके प्रथम और तृतीय चरण में होती हैं। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या है? तो उसका नाम मोतीलाल है, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना, करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। इसके बाद है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके उत्तर लिखना है। विश्व के सकल जन गर्मी से क्या हो रहे हैं? भ्रमित तो होंगे नहीं, द्रवित भी नहीं होंगे, व्याकुल होंगे, है ना। इसमें यहाँ व्याकुल आपको उत्तर लिखना है। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के मुख्य कारण जो होते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें विभाव कहते हैं, है ना। विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसी प्रकार ये परिभाषा भी अगर आए विभाव की तो आप इसे लिख सकते हैं कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? तो कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। कविता जिस नियमों से नियोजित होती है उसे छंद कहते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये रेखा चित्र के अंतर्गत आता है, रेखा चित्र विधा है। इसके बाद है, जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे मुझे गांव नहीं जाना है, मुझे खाना नहीं खाना है, तो यहाँ नहीं शब्द आ रहा है, उसे निषेधवाचक या नकारात्मक शब्द वाक्य कहते हैं। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ भी ये खाली स्थान में ताप्ती, नेवज, तो यहाँ तीस्ता नदी है ना, सिलीगुड़ी से साथ में। इसके पश्चात अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाने के लिए। तो सही जोड़ी का प्रश्न जो है इसमें आत्मकथ्य, ये किसकी कविता है? तो आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की कविता है। इसके बाद है 16-16 मात्राएं, ये किस छंद में होती हैं? चौपाई छंद में होती हैं, इसमें आप जोड़ी मिलाएंगे इसकी। इसके बाद है उपन्यास के तत्व। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। उपन्यास और कहानी के 6 तत्व होते हैं और नाटक एकांकी के 7 तत्व होते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। एक प्लेट सैलाब, ये किसकी रचना है? तो एक प्लेट सैलाब ये मन्नू भंडारी की रचना है। जो मीठी वाणी बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे मृदुभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, मितभाषी। और जो मधुर बोलता है उसे मृदुभाषी। साना साना हाथ जोड़, ये किसकी रचना है? तो ये मधु काकरिया की रचना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए यहाँ जो प्रश्न है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? तो मुख्य गायक की आवाज़ भारी और गंभीर होती है। ये आपको पूरा उत्तर लिखना है। आलम्बन के अंगों के नाम लिखना है। तो आलम्बन के 2 अंग होते हैं, आश्रय एवं विषय। इसके बाद है, संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है? संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय होता है? ये बौद्धिक क्षमता के आधार पर नई खोज करना, नए अन्वेषण करना, नई सोच, ये जो है संस्कृत व्यक्ति से आशय रहता है ना। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ये द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। तो इसमें माता और पिता दोनों पद प्रधान हैं। समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। इसके पश्चात है, आम के आम, गुठली के दाम, इसका क्या अर्थ है? मतलब दोहरा लाभ होता है ना। जब कोई स्थिति में कोई दोहरा लाभ प्राप्त करे तो उसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम।
माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, तो पीसी हुई हल्दी भोलानाथ के घाव पर लगाया। इसे आप पूरे पूरे वाक्य में लिखेंगे, ऐसे जैसे इसमें लिखा है तो आप लिखेंगे माँ ने भोलानाथ के घाव पर पीसी हुई हल्दी लगाया। इसके बाद है प्रश्न सत्य और असत्य, इसमें से चयन करना है। फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, तो ये सत्य है, इसे आप सत्य लिखेंगे। इसके पश्चात है किसी वस्तु या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन अन्योक्ति अलंकार में होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि जहाँ हम बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, तो ये असत्य है, ये शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, तो ये असत्य है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। गंतोक का अर्थ पहाड़ है, ये तो सत्य है। अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहें, ये भी सत्य है। तो इस तरह से ये आपके जो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप या यूँ कहें कि 1 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उनके हल आपको शीघ्रता से यहाँ बताए गए हैं। इसके पश्चात हम इन जो विषय 2 नंबर वाले प्रश्न हैं इन पर भी हम थोड़ी चर्चा करके आपको संक्षिप्त में इनके उत्तर बता रहे हैं। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, संबद्ध में उनकी समयावधि लिखना है। तो इन्हें हिंदी पद्य साहित्य को 4 काल में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल और इसकी संबद्ध में जो है समयावधि है 1050 ईस्वी से 1375, संबद्ध 1050 से संबद्ध 1375। और भक्ति काल की जो समयावधि है वो संबद्ध 1375 से 1700 तक, और रीतिकाल की जो समयावधि है संबद्ध 1700 से संबद्ध 1900 तक। आधुनिक काल की जो समयावधि है संबद्ध 1900 से अब तक की जो समयावधि है वो आधुनिक काल है। इस तरह से हम ये इसकी जो है समयावधि के हिसाब से ये उत्तर है और वर्गीकरण है इनके नाम। इसके पश्चात अगला प्रश्न इसमें है प्रगतिवादी कोई 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के साथ लिखना है। तो प्रगतिवादी कवि हैं जैसे नागार्जुन हो गए, इनकी रचना है युगधारा। निराला हो गए, इनकी रचना है कुकुरमुत्ता। इसी के साथ जो है पंत भी जो छायावादी कवि हैं वो भी प्रगतिवादी कवि माने गए हैं, तो उन्हें भी आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है सूरदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं और भाव पक्ष। तो सूरदास का हमने यहाँ पे बताया आपको, इनकी रचना है सूरसागर और दूसरी रचना सूरसारावली। ये वात्सल्य रस के सम्राट कवि माने जाते हैं। कृष्ण के बाल जीवन का इन्होंने सटीक वर्णन एवं मार्मिक वर्णन किया है। इनकी कविताएं कृष्ण की बाल छवि में से वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं। इसके पश्चात है गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसमें ये व्यंग है कि कृष्ण के समीप रहते हुए भी उन्हें जो उद्धव को कृष्ण का प्रेम जो है वो नहीं प्राप्त हुआ, उससे वो वंचित रहे, इसलिए वो व्यंग स्वरूप उन्हें भाग्यवान कहती हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो इसमें जो है राम के स्वभाव में जैसे विनम्र एवं मृदुभाषी हैं, वो बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव रखते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो ये इसलिए रखा गया है जिससे अनमने लोगों में उत्साह का संचार हो, बुझे हुए मन वाले लोगों को उत्साहित करने के लिए इसका शीर्षक उत्साह रखा गया है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि नागार्जुन क्या व्यक्त करना चाहते हैं। तो मानव परिश्रम का प्रतिफल, मानव की मेहनत का प्रतिफल उसे प्रकट करना चाहते हैं। काव्य की परिभाषा में उनके भेद, तो रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। जो रसयुक्त वाक्य होता है उसी को काव्य कहा गया है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ ने ये परिभाषा दी है। इसके बाद इसके भेद, तो 2 भेद हैं, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। इसके पश्चात करुण रस की परिभाषा। तो करुण रस की परिभाषा आप जो है लिखेंगे जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। इसके बाद है वर्णिक छंद एवं मात्रिक छंद में कोई 2 अंतर लिखना है। तो वर्णों की गणना होती है वर्णिक छंदों में, मात्राओं की गणना होती है मात्रिक छंद में। इसका उदाहरण आप एक एक लिखेंगे, जैसे कवित्व और सवैया ये वर्णिक छंद का उदाहरण है। दोहा चौपाई सोरठा ये मात्रिक छंद का उदाहरण है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो जहाँ मानवीय क्रियाओं का प्रकृति में आरोप होता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे
हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, आप देखेंगे किन्हीं दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम उनकी कहानी के सहित लिखना है। तो जैसे प्रेमचंद हो गए, इनकी कहानियाँ हो गई कफन, ईदगाह। जयशंकर प्रसाद हो गए, इनकी कहानियाँ पुरस्कार एवं गुंडा, ये इनकी कहानियाँ हैं। इसके पश्चात जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखना है। तो जीवनी किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। अब जीवनी में कल्पना का भी पुट होता है, लेकिन आत्मकथा सत्य पर आधारित होती है। इसके पश्चात है स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं लिखना है। तो मन्नू भंडारी की यहाँ साहित्यिक विशेषताएं बताई गई हैं आपको। तो इसमें महाभोज और आपका बंटी, ये दो इनकी रचनाएं हैं। इनकी भाषा सहज सरल एवं व्यवहारिक भाषा है। इसमें तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग है। भावात्मक, संस्मरणात्मक एवं संवाद शैली का प्रयोग है। ये संक्षिप्त में आपको यहाँ इसे बताया गया है। इसके पश्चात सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहा करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान एवं देश के प्रति, देश के वीरों के प्रति सम्मान की भावना होने के कारण तथा फौजियों की भांति उसके व्यवहार को देख करके लोग उसे कैप्टन कहते थे। इसके पश्चात है बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। तो बाल गोविंद भगत, उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, उनके बाल सफ़ेद थे तथा सिर पर जो है कबीर वाली टोपी थी और उनके गले में तुलसी की माला रहती थी। तो ये सीधा साधा उनका वेशभूषा थी। इसके पश्चात लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो उनके पिता का प्रभाव पड़ा। पिता के कारण उनके मन में हीन भावना बढ़ी, हीन भावना आ गई और उन्हीं के कारण उनके मन में देश के प्रति प्रेम की भावना भी जागृत हुई। किंतु उनकी बातों से उनके मन में हीन भावना भी आ गई थी। लेकिन प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का भी उन पर प्रभाव था, जिनके कारण उनका आत्मविश्वास पुनः लौट आया। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो क्योंकि उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादन कोई नहीं करता, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो संसार भर में प्रसिद्ध जो हो उसे विश्वविख्यात कहेंगे। इसके पश्चात जिसकी उपमा ना दी जा सके तो उसे अनुपम कहेंगे। संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है और समास में शब्दों या पदों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। वहीं वर्ण संधि के 3 भेद होते हैं और समास के 6 भेद होते हैं। तो इस तरह से इसके हमको अंतर लिखना है। बच्चे माता पिता की प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे उनके साथ रह करके, उनके बातों में रुचि ले करके, उनके साथ बैठकर, उनके गोद या कंधे में बैठकर, इस तरह से उनके जो है हाव भाव उनके साथ मिल करके, उनके साथ रह करके बच्चे अपने प्रेम को उनके प्रति प्रकट करते हैं। फिर लेखक आगे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों। तो इसमें क्यों करती है, क्योंकि उनके अंदर की जो विवशता है, आकुलता है, उनकी बुद्धि से आगे बढ़ करके, उनके बुद्धि से आगे बढ़ करके क्या करती हैं, उनके संवेदना में आ जाती हैं और जैसा उन्होंने हिरोशिमा की घटना का वर्णन किया है उससे ये सिद्ध होता है। वो बताते हैं कि ये जो अनुभव है उससे आगे बढ़ करके अनुभूति सहायक होती है लेखन में। इसके पश्चात है ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष का है। तो इसमें जो है आपको इसका संदर्भ जो है इसके पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसके रचनाकार हैं, कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो इसमें आपको ये संदर्भ बनाना है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या लिखनी है और फिर विशेष लिखना है। इस पाठ का नाम फसल है और इसके कवि नागार्जुन हैं। इसको लिखेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे। इसके बाद इस पाठ का नाम लखनवी अंदाज है और इसके लेखक हैं यशपाल। तो आपको इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष सहित तैयार करके लिखना है। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है इसमें जो है ये अगला जो का पद गद्य है उसमें ये संस्कृत पाठ का नाम है और ये भदंत आनंद कौशल्यायन इसके लेखक हैं। तो ये आपको यहाँ से संदर्भ बनाना है। इसके पश्चात है परोपकार से कोई बड़ा कोई धर्म नहीं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना है।
या महंगाई की समस्या पर पिता और पुत्र के मध्य संवाद लिखना है। तो परोपकार के विषय में जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो हमें परोपकार के विषय में 4-6 लाइन में अपने बात को रखना है। इसके बाद है निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसका शीर्षक क्या है ये आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसका उत्तर शीर्षक होगा सबरी, और सबरी की कुटिया में कौन आया है, तो प्रभु राम आए हैं। उपयुक्त काव्यांश का सारांश क्या है, भावार्थ क्या है, तो सबरी की भक्ति को प्रतिफलित करने प्रभु श्री राम दर्शन देने उनकी कुटिया में आए हुए हैं, यही प्रसंग इसका भावार्थ है मुख्य रूप से। इसके पश्चात ये गद्यांश में है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक प्रकृति है। प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होगा, तो प्रकृति के नियम तोड़ने से यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकृति के नियम को तोड़ने पर यह प्रकृति जो हमारी सहचरी है, पालिका और पोषिका है, इसका स्वरूप विध्वंस व संहारकारी हो जाएगा। तो इसे आपको लिखना है। फिर उपयुक्त गद्यांश का सारांश क्या है, तो उपयुक्त गद्यांश का सारांश आप इसी में से छांट के आप 2-3 लाइन का सारांश लिखेंगे। इसके पश्चात ये आपका जो प्रश्न है, अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका के अधिकारी को आवेदन लिखना है, या अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिता को पत्र लिखना है। तो ये आपको यहाँ पे मैं पत्र आपको दिखा रहा हूँ, जो आप एक नगर पालिका के अधिकारी को बताएंगे सफाई के लिए। तो इसमें प्रति नगर पालिका अधिकारी महोदय आपको लिखना है। फिर नगर पालिका, कोई भी नगर पालिका जो आपको उसमें लिखना हो या आपके प्रश्न में पूछा गया हो। उसके पश्चात विषय क्या रहेगा, वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर कराने के संबंध में। इसके पश्चात महोदय मैं अजय सक्सेना, आप कोई भी नाम या जो उसमें प्रश्न में पूछा गया हो उस तरह से नाम आप प्रयोग कर सकते हैं। आज़ाद नगर वार्ड 9 का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले के सफाई कर्मचारी विगत कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। कचरा ना हटाने से चारों ओर गंदगी फैली है। ऐसे इसको आप देख लेंगे, देख करके आप इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, और इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात आपको कोई भी एक निबंध लिखना है, रूपरेखा सहित सारगर्भित, जो भी आप इसमें से तैयार किए हों उसको आप लिखें। तो इस तरह से ये आपका पेपर समग्र रूप में और अत्यंत कम समय में पूरा हुआ है, और निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी होगा। ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किए गए थे उनमें से ये अंतिम प्रश्न पत्र का उत्तर है, जो आप अध्ययन करके अपनी परीक्षा के अंकों को बेहतर से बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।